सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा, इंतहा पसंदी किसे कहते हैं? ये एक ऐसी अफरीत है जो किसी भी मुआशरे को दीमक की तरह खा जाता है। इंतहा पसंदी किसी भी शक्ल में हो, वो क्या कहलवाएगी? यकीनन इंतहा पसंदी ही कहलाएगी और दीमक वाला काम करेगी। इंतहा पसंदी तशद्दुद की बुनियाद बनती है और तशद्दुद और कत्ल को इंसानियत की तबाही से ही ताबीर किया जाता है। इंतहा पसंदी की इंतहा दहशतगर्दी होती है। इंतहा पसंदी अदम बर्दाश्त की वजह से पैदा होती है। सियासी जबर, तबकाती निज़ाम, जहालत कह लें, फ़िरका वारियत और मज़हब की गलत तशरी इंतहा पसंदी की बड़ी वजूहात हैं। कोई मज़हब इंतहा पसंदी या शिद्दत पसंदी की तरगीब नहीं देता। इंतहा पसंदी मेरे ख्याल से हर मुआशरे में होती है, लेकिन मुआशरे में मौजूद साहिब किरदार अफराद, अब ये गहरी बात है, गौर से सुने कि इंतहा पसंदी हर मुआशरे में होती है, लेकिन जो उस मुआशरे में मौजूद होते हैं साहिब किरदार अफराद, इसको ख़त्म करने के लिए एटलीस्ट कोशिश करते हैं सच्चे दिल से। इंतहा पसंदी का अंसर हर मुल्क में पाया जाता है, लेकिन ये उन ममालिक में मौजूद जो हुक्मरान हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है, बल्कि अव्वलीन ज़िम्मेदारियों में शामिल होती है कि अपने मुल्क से इंतहा पसंदी को ख़त्म करें, एटलीस्ट कोशिश करें, जिसके लिए हर हुकूमत कोई ना कोई कदम मेरे ख्याल से उठाती और उठाना भी चाहिए। हमारे मुआशरे की अगर बात करूँ तो हमारे मुआशरे में भी इंतहा पसंदी पाई जाती है, लेकिन एक पॉजिटिव बात यह है कि हमारे मुल्क में या हमारे मुआशरे में कोई भी शख्स इंतहा पसंदी की हिमायत करता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। अगर हिंदुओं के मंदिर पर हमला हो तो मुसलमान खुद उसकी हिफाजत करने चले जाएंगे। अगर मसीही भाइयों के साथ कोई ज़्यादती हो जाए तो हुकूमती सतह से लेकर एक आम आदमी भी उनसे इजहारी यकजहती करता आपको दिखाई देगा, सुनाई देगा, नज़र आएगा। सिखों के साथ अगर जुल्म होता है तो पूरी कौम, हर तबका, तमाम अक़लियतें अपने सिख भाइयों के साथ खड़ी होती हैं। लेकिन इस दुनिया में एक ख़ित्ता ऐसा भी है, इस दुनिया का एक हिस्सा ऐसा भी है, इस दुनिया में मौजूद एक जगह ऐसी भी है, इस दुनिया में मौजूद एक नक्शा ऐसा भी है जहां अब इंतहा पसंदी को सरकारी और कानूनी तौर पर कबूल कर लिया गया। वो मुल्क है भारत। भारत जिससे अब हिंदुस्तान बनाने की कोशिशें जारी हैं। भारत की ज़मीन पर रहने वाले तमाम अफराद ये जानते हैं, समझ बैठे हैं कि भारत को हिंदुत्वा बनाने की पूरी मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी की जा रही है। भारत पर जिस शख्स की हुक्मरानी है, जिससे अगर किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा तजर्बा है, एक्सपीरियंस, तो पता है वो क्या है? मुसलमानों का कत्ल, जिस पर अमेरिका ने भी पाबंदी आयद की थी, जिसको भारत में रहने वाले एतदाल पसंद हिंदू भी इंतहा पसंद कहते हैं। जो जब गुजरात का वज़ीर आला बना तो उसने हज़ारों मुसलमानों का कत्ल कराया और उसी को अपना तमगा बनाकर इंतखाबात में हिस्सा लिया और हैरत की बात, जीत भी गया। नरेंद्र मोदी, गुजरात का कस्साब, बल्कि पूरे भारत का कस्साब, कश्मीर का कस्साब, जिसके दामन पर कई हजार मुसलमानों का खून लगा, वो जिस दिन भारत का वजीर आजम बना उसी दिन भारत में, वो क्या कहते हैं, सेकुलर मुल्क कहते हैं ना खुद को, सेकुलरिज्म टर्म एक होती भारत में, उसी दिन जिस दिन नरेंद्र मोदी भारत का वजीर आजम बना, सेकुलरिज्म की चिता को आग लगा दी गई। उसी दिन भारत में बच्ची कुची इंसानियत का कत्ल हो गया, खत्म हो गई इंसानियत। उसी दिन भारतीय मुसलमानों ने अपने मुस्तकबिल पर फातिहा खानी कर ली थी। उसी दिन भारतीय मुसलमानों को यह बात समझ आ गई थी कि पाकिस्तान आखिर बनाया क्यों गया था। पछताने लगे थे कि हमारे बाउजदाद ने मुखालिफत क्यों की थी पाकिस्तान, पछताते हैं अब वहाँ के मुसलमान। मोदी ने भारत का वज़ीर आज़म बनते ही ये बता दिया, एक क्लियर मैसेज दे दिया कि वो भारत के मुसलमानों का वही हाल करेगा जो उसने गुजरात के मुसलमानों का किया। और अब देख लें आप, इसके लिए उसने क्या किया जी, अपनी काबीना में ऐसे अफराद का इंतखाब किया जिनकी मकबूलियत की वजह वही थी जो इस कसाब की, इस कसाई की, ये नरेंद्र मोदी की मकबूलियत की वजह थी, यानी मुसलमानों का कत्ल, मुसलमान दुश्मनी, मुसलमानों से बुग़्ज़, हसद, कीना।
मुसलमानों के खिलाफ नफरत। आज मोदी की काबीना के एक ऐसे ही शख्स का मैं जिक्र करूंगी प्रोग्राम में, उसको उसकी औकात याद करवाऊंगी। ऐसा शख्स जो आज भी मोदी की काबीना में मौजूद है। मोदी पहले गुजरात का कसाई था, अब पूरे भारत का कसाई बन चुका है और इंतहा पसंदी से मुतासिर होकर उसने यूपी पर भी एक कसाई को बिठा दिया। अब एक कसाई को दूसरा कसाई पसंद आएगा ना। उस कसाई का नाम है योगी आदित्यनाथ। मोदी के बरसर इक़्तिदार आने से पहले और फौरन बाद यही कहा जा रहा था कि मोदी ने अपना जो कट्टर होने, हिंदू होने का और मुस्लिम मुखालिफ होने का, कट्टर हिंदू और मुस्लिम मुखालिफ होने का ढोंग सिर्फ और सिर्फ, आपको पता है क्यों रचाया? वजीर आजम बनने के लिए। और इंतखाबी मुहिम ख़त्म होते ही ये ढोंग भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि जो मनाजिर पहले सिर्फ गुजरात में नज़र आते थे, मोदी के मरकज़ में इक़्तिदार में आने के बाद हिंदुत्वा के वो मनाजिर अब सिर्फ गुजरात नहीं बल्कि पूरे भारत में दिखाई देने लगे। 44 साल उम्र है जी जिसका जिक्र करने लगे। 44 साला मकरू शक्ल अगर कह दूं, देखें ज़रा इसकी शक्ल, मकरू शक्ल का ये शख्स जिसका नाम योगी आदित्यनाथ है, ये मशहूर ही अपने उन इंतहा पसंद बयानात की वजह से हुआ था जो उसने मुसलमानों के ख़िलाफ़ दिए थे, जहर उगला था। ये 5 बार भारत का रुकने पार्लियामेंट भी मुंतखब हो चुका है। भारत का सबसे ज़्यादा अगर मैं कह दूं कि तफरकाबाज सियासतदान है तो गलत नहीं होगा, जिसने अपने सियासी जलसों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत उभारने के लिए इस्तेमाल किए। हिंदुत्वा के प्रचार की वजह से बहुत से हिंदू इस मकरू शक्ल के शख्स की पूजा करते हैं। भारत के मुतनाज़ तरीन इंतहा पसंद सियासतदान की इंतखाबात में जीत पर न सिर्फ भारतीय मुसलमान और इत्तदाल पसंद हिंदू अगर मैं कह दूं ये मायूस हैं, बल्कि अमरीकी और मगरबी मीडिया तक आदित्य की इंतखाबी फतह पर चीख पड़ा था। बरतानवी अखबार गार्डियन ने योगी की फतह को मुस्लिम मुखालिफ तासुब की जीत करार दिया था। अगर मैं न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करूं तो उन्होंने कहा, उसने लिखा कि जी मोदी और ये आदित्यनाथ को वज़ीर आला बनाकर इंतहा पसंद हिंदुओं को खुश करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी इसको इंतहा पसंद हिंदुओं को खुश करने के लिए, मुसलमानों को दबाने के लिए, मज़ीद डराने के लिए, जो दरअसल अगर मैं बात करूं मजहबी अक़लियतों के लिए हौलनाक सरजनिश के मुतरादिफ है, कोई इनकार नहीं कर सकता। खुद भारत में जो मौजूद तज्ज़ियाकार हैं उन्होंने भी योगी के वज़ीर आला बनने को अक़लियतों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत अंगेज़ और खौफनाक पेशरफ्त करार दिया था। ये मकरू शख्स जो है, मकरू शक्ल का शख्स योगी, इस्लाम के इस कदर ख़िलाफ़ है कि इसी ने, आपको याद होगा, इल्ज़ाम लगाया था कि मुसलमान क्या करते हैं, लव जिहाद करते हैं। अब आप सोचेंगे लव जिहाद क्या होगा? लव जिहाद करते हैं कि जी हिंदू लड़कियों को वर्गला कर मुसलमान बना देते हैं। ज़रा सुनिए, सुना आपने? भारत वो मुआशरा है जिसमें इंतहा पसंदी को कानूनी शक्ल दी जा चुकी है। कानूनी शक्ल इंतहा पसंदी को सोचिए ज़रा। और फिर बात करते हैं सेक्युलर इंडिया। लानत ऐसे सेक्युलर इंडिया पर। इस्लाम का लव जिहाद में कोई तसव्वुर नहीं है। लव जिहाद की अगर हम बात करें कोई तसव्वुर आपको नजर आएगा, बल्कि अगर मैं बात करूं ये इस्तिलाह तो खुद इस इंतहा पसंद मकरू शक्ल के आदमी की निकाली हुई है। अगर एक हिंदू लड़की को, अब ज़रा गौर से सुनिएगा, एक हिंदू लड़की को, मैं आप लोगों से पूछती हूँ जितने नाजरीन देख रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा, अगर एक हिंदू लड़की को किसी मुसलमान लड़के से मोहब्बत हो जाती है उसके किरदार की वजह से, उसकी शख्सियत की वजह से, तो उसका मुसलमान होना लाजिम है। हमारा मज़हब ये कहता है। कोई भी शख्स मज़हब जबरी तौर पर तब्दील करता है क्या? नहीं कर सकता, इंसान की फितरत में ही नहीं है। और इस्लाम तो वो दीन है जो फैला ही किरदार से है। इस्लाम तो अमन का दीन है, मोहब्बत का दीन है, एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अभी हाल ही में गैर मुस्लिम लड़की मुसलमान हुई थी, काफ़ी मशहूर है, वो कैनेडियन है जी, रोज़ी नाम है, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। वो क्या कहती हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा तकलीफ़ और गम व गुस्से की हालत में मैंने हमेशा खुदा से शिकायत की कि आजमाइश के लिए मैं ही क्यों। मैंने रूहानियत में अपने खौफ का हल तलाश किया और अपने मज़हब से 4 साल पहले दूरी इख्तियार की। मैं अपनी ज़िंदगी में गुस्से और तकलीफ़ से निजात चाहती थी कि कुदरत ने मुझे पाकिस्तान भेजा, जहाँ मुझे
अपनी मंजिल मिल गई। और वो क्या कहती है जी कि मैंने गुज़िश्ता 10 साल में मैंने मुस्लिम दुनिया में गुजारे और यहाँ मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा मिली वो सुकून था। अब रोज़ी ने क्या लिखा? रोज़ी ने लिखा कि बदकिस्मती से इस्लाम को दुनिया में गलत मायनों में पेश किया जाता है। ये वो खुद लिख रही है ना। इस्लाम के असल मायने अमन, इंसानियत और बराबरी के हैं। मैं अब बाज़ाब्ता तौर पर मुसलमान हो चुकी हूँ। अब मेरा सवाल है, रोज़ी को किसने मुसलमान किया? किसी ने जबरी तौर पर उससे कलमा पढ़वाया? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। दीन इस्लाम कोई दफ़ा नहीं है जो नाफिज कर दी जाए। समझिए इस बात को। दीन इस्लाम का ताल्लुक यहाँ से है। कहाँ से? और यहाँ से आपके दिल से ताल्लुक है। जब अक्ल अल्लाह की वहदानियत का इकरार करती है और दिल अपने माबूद की मोहब्बत से भर जाता है, फिर नसीब होता है नसीबों वालों को ये कलमा नसीबों वालों को नसीब होता है कि पढ़ो कलमा। लेकिन ये मखरू शख्स ये क्या जाने, इसने इस्लाम कबूल करती हुई हिंदू लड़कियों को एक साजिश करार दे दिया बगैर सोचे समझे, क्योंकि इसकी समझ बूझ ही नहीं है ना। समझ बूझ होती तो ऐसी बात ना करता। लव जिहाद साजिश का नाम दे दिया और मुसलमानों का लव जिहाद पर इल्ज़ाम लगाने के बाद योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा कि हमने फैसला कर लिया कि अगर वो एक हिंदू लड़की का मज़हब तब्दील करवाते हैं तो हम 100 मुस्लिम लड़कियों का मज़हब तब्दील करवाएंगे। ये ज़रा क्लिप चलाइएगा टीम जी। तो ये हैं आज के सेकुलर भारत के अलंबरदार, तरक्की याफ्ता, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाए जाने वाले मुल्क के सरपरस्त। ये लेकर जाएंगे भारत को चांद पर। फिर जाना कहाँ पर? डायरेक्ट चांद पर। ये देंगे तरक्की भारतीय कौम को। ये रोशन करेंगे मुस्तकबिल भारतीय अवाम का, जनता का, जिनके इक़्तिदार में आने के बाद लोगों की ज़िंदगियाँ तारीक हो जाएं। वो दावा करते हैं मुस्तकबिल को रोशन करने का। ज़मीन के लोग संभाले नहीं जा रहे, ख्वाब देखते हैं चांद पे जाने के। जिन लोगों के इक़्तिदार में आने के बाद अवाम की आज़ादी सल्ब हो जाए, वो दावा करते हैं कि गुर्बत और जहालत से अपने लोगों को आज़ाद करवाएंगे। जिनके इक़्तिदार में आते ही इंसानियत का कत्लेआम शुरू हो जाए, वो ख़ुद को अमन और शांति का तर्जुमान बताते हैं। ये मकरू शक्ल का शख्स, देखें ज़रा, मैं बार बार इसको मकरू शक्ल कह रही हूँ, दिल से कह रही हूँ, भारत के एक सूबे का वज़ीर आला बना बैठा है। क्या मेरिट है इसका? क्या मेरिट है इसका? क्या बेचता है? नफरत बेचता है मुसलमानों के खिलाफ जो मुंह से आग की तरह उगलता है। क्या है इसकी सीवी में ऐसा जो मोदी को पसंद आया? सिर्फ और सिर्फ वो जो मोदी के अपने सीवी में है। क्या? मुसलमानों से नफरत, बुग़्ज़, कीना, दुश्मनी, जहालत, वो भी कसाई, ये भी कसाई। ऐसा शख्स दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में एक सरकारी ओहदा रखता है, तो सोचें कि इस शख्स के रहमो करम में जो मुसलमान और दीगर अक़लियतें होंगी उनका क्या हाल होगा, क्या हाल होगा। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का अगर ये हाल है, और यहाँ हमारे वो लुंडे के लिबरल्स, जिसको पंजाबी में लंडा बाज़ार कहते हैं ना, मैं ज़रा कराची वालों को भी खुश कर देती हूँ, पंजाब वालों को भी। कराची के लोग इसको लुंडा कहते हैं, पंजाब में लंडा कहा जाता है। लुंडे के लिबरल्स कहते हैं, लंडे के लिबरल्स कहते हैं, मतलब तो आप समझ ही गए ना, लिबरल्स सो कॉल्ड। जमहूरियत का रोना रोते हैं ये जो हमारे यहाँ लंडे के या लुंडे के लिबरल्स हैं, भारत के गुण गाते हैं। यहाँ हमारे यहाँ ये लुंडे के लिबरल्स को जमहूरियत ख़तरे में नज़र आती है। हमारे यहाँ मुल्क में जो ये लिबरल्स कहते हैं कि जी जो इजहार राय है उसकी हमें आज़ादी नहीं है, पता नहीं अभी भी आज़ादी मांगते हैं, मुंह से आग उगलते हैं, नफरत उगलते हैं अपने मुल्क में रह के मुल्क के खिलाफ, और अभी भी आज़ादी मांगते हैं। पता नहीं इसको आज़ादी का नाम ये किस चीज़ को देते हैं। अभी अगर इनके पास आज़ादी नहीं है, आपे से बाहर हैं ये लोग। भाई एक बार जाओ भारत, कहो भारतीय फ़ौज मकबूजा कश्मीर में जुल्म करती है, सच है ना? बोलो, सच बोलना है ना वहाँ जाके, फिर पता चलेगा लापता होना किसे कहते हैं। बल्कि तब तुम लापता नहीं होगे, सरकारी तौर पर सरेआम मारा जाएगा तुम्हें। जाओ ज़रा अमेरिका जाओ और बोलो अमेरिकी फ़ौज ने इराक और अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी की है। फिर मैं देखती हूँ कितने मिनट तक तुम अमेरिका में आज़ादी से घूम सकते हो। इन्हीं ममालिक की जमहूरियत से करते हो ना तुम लोग अपनी जमहूरियत का मुआवजना।
उन्हीं ममालिक की इजहार राय की आज़ादी को तुम लोग मानते हो कि वो है जी, वहाँ पर इजहार राय है, वहाँ पे आज़ादी है, तो जाओ ना, हिम्मत करो। सिर्फ ट्वीट्स करने वाले हो, ट्वीट्स करोगे, पंजाबी से कहते हैं ट्वीट्स करन जोगे हो, जाओ हिम्मत करो, बड़े बहादुर हो, उन ममालिक में जाओ, ट्विटर से निकलो बाहर, उन ममालिक में जाओ, बोलो उनकी फ़ौज और रियासती इदारों के खिलाफ। इल्ज़ाम छोड़ो, वो हक़ाइक़ ही बता दो जो दुनिया जानती। सच ही बोलना है ना, सच बोलने में कैसी परेशानी, फिर मैं देखूंगी कि कितनी आज़ादी है। ये कौन सी दिलेरी की बात है कि दूसरे ममालिक की छतरी हासिल करके, दूसरे ममालिक की छतरी हासिल करके दूसरे ममालिक में बैठ कर तुम अपने मुल्क की फ़ौज पर तनकीद करो और कहो कि देखो जिस मुल्क में हम रहते हैं वहाँ कितनी जमहूरियत है। भाई, जिस मुल्क में तुम लोग रहते हो उसी मुल्क के रियासती इदारों और फ़ौज पर तनकीद करके दिखाओ, फिर उस मुल्क की हुकूमत तुम्हें बताएगी कि कानून क्या होता है और आज़ादी इजहार राय के आखिर असल मायने क्या हैं। ये पाकिस्तान ही है जिसका तुम खाते हो और फिर पाकिस्तान पर ही गुराते हो। ये पाकिस्तान ही है, सिर्फ पाकिस्तान, यकीन से कह रही हूँ मैं, जहाँ तुम लोग फ़ौज के हसार में जलसा भी करते हो और उसी जलसे में फ़ौज पर इल्ज़ामात की बुछाड़ भी करते हो। हद नहीं हो गई वैसे? ये सिर्फ पाकिस्तान है जहाँ तुम सोशल मीडिया पर अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ बाकायदा बकवास करते हो। बकवास जस्टिफाइड है तुम लोगों के लिए लफ्ज़ बकवास, बात नहीं करते, बकवास करते हो और फिर उस बकवास को ढिठाई के साथ जमहूरियत का नाम देते हो, आज़ादी राय का नाम देते हो। और ये जो नाम नेहाद लिबरल आंटियाँ हैं, लिबरल आंटियाँ जिनको उनके घर में कोई नहीं पूछता, वो आती हैं सोशल मीडिया पर और बताती हैं अपने मुंह के डिफरेंट जाविये बना के कि आज़ादी इजहार आखिर है क्या। जो मुंह आटे में डाले बगैर टीवी पे नहीं आ सकती, जो अपना असल चेहरा छुपाने के जतन करती हैं, वो दावा करती हैं कि वो असलियत बताएंगी। वो नाम नेहाद लिबरल आंटियाँ जो कभी इस फौज के हक में थी क्योंकि उनको तनख्वाह मिलती थी वहाँ से, सैलरी, यानी जब फ़ायदा तो ठीक, जब नहीं तो फिर। और आज फ़ौज के ख़िलाफ़ इसलिए कि अब वो बेरोज़गार हो चुकी। वही बात ना कि जब फ़ायदा नहीं तो फिर क्या बोलूँ मैं। कोई चैनल इनको रखने के लिए तैयार नहीं है, ये एक हकीकत है। इनकार कर सके तो कर लें और ट्विटर पे ना लड़िएगा, हिम्मत करके लड़िएगा। नाम नेहाद लिबरल आंटियाँ जो कभी सबसे ज़्यादा खिलाफ थी दुपट्टे के, पर्दे के, मौलवियों के। अब ये बहुत से लोग कहेंगे कि फ़िज़ा ने भी दुपट्टा नहीं लिया, तो भाई मैं ख़िलाफ़ भी नहीं हूँ, हक़ में भी नहीं हूँ। मैं जो हूँ मैं हूँ, जो हूँ वो हूँ, ऑन करूँगी जो भी हूँगी। मौलाना फजल रहमान के धरने में पूरी तरह से ये ईमान ले आई थी आंटियाँ। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? है जवाब किसी के पास क्यों का? क्योंकि मौलाना साहब के ज़रिए इनको अपना रोज़गार बहाल होता हुआ दिखाई दे रहा। मौलाना फजल रहमान ने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन इन जैसे जाली लंडे के लिबरल्स को बेनकाब ज़रूर किया। ये जो लंडा लिबरल माफिया आए रोज़ पाकिस्तान में रोना रोता है, आज़ादी नहीं है, आज़ादी नहीं है, बोलने नहीं दिया जा रहा। अभी इनको बोलने नहीं दिया जा रहा। हकीकत को समझो। तुम्हें कोई सुनना ही नहीं चाहता, आप तो क्यों बोलना है? बोलता तब है कोई जब उसको कुछ सुनना चाहता है। ट्वीट्स करते हो तुम लोग, यूट्यूब चैनल तुम्हारे हैं, टीवी पर तुम आ जाते हो, क्यों फिर? सिर्फ इसलिए कि रियासती इदारों पर किसी ना किसी बहाने तनकीद कर सको और उसे फिर आज़ादी इजहार राय का नाम दे सको। और इसके बावजूद कौम तुम लोगों से उकता चुकी है, ऐसी हकीकत, इसको लोग डिनाई नहीं कर सकते। तुम्हारी जमहूरियत की तारीफ़ क्या है जी? जमहूरियत की तारीफ़, तुम्हारी आज़ादी इजहार राय की जो तारीफ़ है, वो तारीफ़ को ना तुम्हारे मुंह पर मार चुकी है, क्योंकि कौम जान चुकी है तुम लोग बेरोज़गार हो। इसी बात का तुम्हें शायद गम अंदर से खाए चला जा रहा है। मैं दोबारा कहूँगी, जाओ भारत, देखो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में तुमको खुशामदीद कौन कहेगा? योगी आदित्यनाथ। ये है औकात तुम लोगों की, ये असल हकीकत। अच्छा, पूरी दुनिया में नाज़रीन, पूरी दुनिया में ऐसा कोई कानून ही नहीं बना जिसके तहत कोई भी फ़र्द, शहरी बग़ैर सबूत और बिला जवाज़ अपने रियासती इदारों पर इल्ज़ाम लगा सके। लेकिन यहाँ तो फ़ौज और अदालतों के ख़िलाफ़ पूरी इंतखाबी मुहिम होती है और कोई पूछने वाला नहीं होता। फिर रोना रोते हैं कि इजहार राय की आज़ादी नहीं। अब एक तरफ भारत है जहाँ मुसलमान ख़ुद को मुसलमान नहीं कह सकता, क्योंकि उसके ऊपर जो हुक्मरान हैं वो कैसे हैं?
मैं आपको दिखाती हूँ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फैज़ा अकबर खान। भारत के हवाले से बात हो रही थी, बात करेंगे मजीद। हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब। ब्रिगेडियर साहब, वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। मैं बात करी थी ब्रेक से पहले नरेंद्र मोदी, जो कि पहले गुजरात का कसाब था, कश्मीर का कसाब है, अब पूरे भारत का कसाब है। और साथ योगी आदित्यनाथ के हवाले से हमने आज नाजरीन को बताया कि किस किस्म की पर्सनालिटीज़ हैं जिनको आगे लाया जा रहा है। जारी बात है, जैसा मोदी होगा वैसी पर्सनालिटीज़ आगे आएंगी। अब सवाल आपसे ये कि ये जो कुछ हो रहा है भारत में, मुसलमानों की जो नस्ल कुशी जारी है, इस सिलसिले को बंद नहीं किया जा रहा बल्कि बढ़ता चला जा रहा है, तशवीशनाक हद तक बढ़ता चला जा रहा है। इससे खुद भारत को कितना नुकसान होगा? पहली बात तो ये कि ये पर्सनालिटीज नहीं है। आई डोंट एग्री कि ये जिनके आपने नाम लिए हैं नेगेटिव पर्सनालिटी कह दें। ये नहीं, ये पर्सनालिटीज नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये जानवर है, ये दरिंदे हैं। बिल्कुल, टोटली अग्रीड। ये जो इंसान का खून पी के खुश होते हैं। ये जो जिसकी आप तस्वीर दिखा रही है कार्टून की, इसने क्या बयान दिया था मुसलमान औरतों के बारे में, और वो मुसलमान औरतें जिनको कब्र में दफना दिया गया जाता है, उसके बारे में इस शख्स ने, इस कमीने ने क्या बयान दिया था, सुना था आपने? आप इसको पर्सनालिटी कह सकती है? ये तो इसका तो फैमिली बैकग्राउंड चेक करना चाहिए कि पैदा किस तरह हुआ था। Exactly. तो ये चीजें जो है ये इनके बारे में इंसानियत के जुमरे में नहीं आती। ये हैवानियत और जानवर होने के जुमरे में। यानी आइंदा हम इन्हें मुखातिब करें ब्रिगेडियर साहब तो हम कहें तो स्क्रीन पे आपको एक जानवर नुमा शख्स नजर आ रहा है। ये जानवर नहीं, सजा जस्टिफाइड होगा। जो होता है ना, एक कुत्ता कुत्ते को नहीं खाता, एक शेर शेर को नहीं बहुत खाता। गहरी बात। ये वो लोग हैं, ये वो कुत्ते हैं जो कुत्तों को खाते हैं। ये वो लोग हैं, ये वो जानवर। ये अपने लोग, यानी पुलवामा में इन्होंने अपने फौजी मरवाए इलेक्शन जीतने के लिए। ये जो हिटलर मूजी है और जो अमित मसोलिनी है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपने फौजी मरवाए अपना इलेक्शन जीतने के लिए। और वहाँ पे एक गाना तराना बना इंडिया के अंदर कि ये जो फौजी मरे, बाहर से कोई नहीं आया, ये अपनों ने गोली चलाई है। तो इनके लिए कोई डिक्शनरी में कोई लफ्ज नहीं है जो कमीनगी से लेके जलालत से लेके नीचे तक ताल्लुक रखता हो जो इस किस्म के कुत्तों के बारे में कहा जाए। ये है भी पागल कुत्ते। अब ये चले मुसलमानों को हमने एक दिया, हम सिखों की एक एलिमेंट को ले लेते, ये हिंदुओं के साथ क्या कर रहे हैं अपने मुल्क में? मैं ये बिल्कुल वो जिनके जात पात का कॉन्सेप्ट है। हम अब कश्मीर को अगर निकाल दे तो सिटीजनशिप एक्ट जो है उसके अंदर से तो हिंदू भी आ जाते हैं। आसाम में हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, हिंदू ही मुखालफत कर रहे हैं सिटीजनशिप एक्ट की। अब उसके साथ साथ आपने देखा कल राजवेश्वर सिंह का जब परसों बयान चल रहा था, उसने कहा कि ये जो अपना कंपनी बाग में जो औरतें बैठी है, वो लोग जो हिंदू है, मुसलमान है, जो सिट इन कर रहे हैं सिटीजनशिप एक्ट के खिलाफ, इन सबको मार दो, इन सबको तबाह कर दो, इन सबको ज़िबा कर दो। ये उसने बयान दिया वहाँ बैठ के। अब इससे आप क्या, भारत के अंदर ऐसे लोग सेकुलरिज्म की बेसिस पे वो लोग मौजूद हैं जिनके अंदर ज़मीर भी है, वो औरतें भी हैं, वो जामा मिलिया की बच्चियां भी हैं, वो हिंदू बच्चियां भी हैं, वो सिख बच्चियां भी हैं, वो सिख औरतें भी हैं, वो सिख मर्द भी हैं, वो हिंदू मर्द भी हैं, जो कहते हैं कि नहीं जी मजहब की बुनियाद पे भारत को तकसीम न करो। लेकिन चंद कमीने किस्म के कुत्ते ऊपर बैठे हुए हैं जो कहते हैं नहीं, जमीन जो मजहब की बुनियाद पे भारत को तकसीम कर दो। इसलिए कि आरएसएस जो बनी थी 1925 में, उसका जो इब्तदाइया लिखा गया था उसमें वो जो गुलवालकर था और जो इनका जो खालिक था, उसने कहा था कि हिंदुओं के इंडिया के अंदर सिर्फ हिंदू रहेंगे। दुनिया में कोई मुल्क निकाल के मुझे बता दें जिसमें ये कहा गया हो क्या फ्रांस में सिर्फ ईसाई रहते हैं, क्या अमेरिका में सिर्फ क्रिश्चियन रहते हैं, क्या बरतानिया में सिर्फ क्रिश्चियन रहते हैं। हर जगह कंबाइंड पर्सनालिटी, कंबाइंड कम्युनिटीज रहती है, कंबाइंड रिलीजन रहते हैं। लेकिन ये जो कमीने किस्म के लोग जिसकी शक्ल आप दिखा रही है, जिसकी शक्ल पे आप लानत भी नहीं मकरू चेहरा, बिल्कुल, तो ये मतलब है लानत देखना भी, इस शख्स की शक्ल पे लानत देखना भी या वो कम से कम चीज है। ये पता नहीं अपनी किधर से ये इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका बाप कौन था। मुझे तो लगता है इसका बाप था ही कोई नहीं। तो ये जो इस किस्म हिटलर जो था ना, हिटलर की माँ का नाम आपको पता है, हिटलर के बाप का नाम आपको नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं पता, उसकी वजह आप जान लें।
नरेंद्र मोदी की भी माँ का नाम आपको पता है? नरेंद्र मोदी के बाप का नाम नहीं पता किसी को कि क्या नाम था नरेंद्र मोदी। वो जो मोदी हिटलर है उसके बाप का नाम कहीं जगह किसी जगह पीएम नहीं होता तारीख में कि क्या नाम। इसी तरह ये योगी जो है, मैंने भला तलाश करने की कोशिश, इसके बाप का नाम नहीं पता कि क्या है। तो आप खुद ही सोचते एक सेकंड के लिए कि ये किस किस्म के लोग। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, मुझे ब्रेक पे जाना है। मुझे सिर्फ लास्ट में आपका कमेंट चाहिए। जो हमारे पाकिस्तान में एक वो लंडा बाजार कहते हैं, पंजाब में कराची वाले लुंडा बाजार कहते हैं, आप जो मर्जी समझे, लंडा या लुंडा, लिबरल माफिया एक, जो आए दिन कहते हैं जी हमें आज़ादी इज़हार राय नहीं है, उनके बारे में क्या कहते हैं? जल्दी से कॉमेंट दीजिए, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगी। वो आज़ादी इज़हार राय की क्या बात? आज़ादी इज़हार राय जितना पाकिस्तान में है, जितना आज़ादी इज़हार पाकिस्तान में, इतना तो किसी जगह पे आज़ादी इज़हार राय है ही नहीं। लेकिन सिर्फ मुसीबत ये है कि हमारे यहाँ जब, यानी आप अब देख लें कि इंडिया के अंदर क्या हो रहा है। यहाँ को मोमबत्ती माफिया नजर आया आपको? ठीक है जी, चलिए ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके तजिए के लिए, आपके तबसरे के लिए, आपकी राय के लिए। मुझे ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से आने के बाद बात करेंगे नेस्ले माफिया की। सही सुना आपने, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान। बात करूंगी मैं एक ऐसी कंपनी की जिसके नाम से आप वाकिफ़ होंगे, बहुत से लोग उनके प्रोडक्ट्स यूज़ भी करते हैं। अब वो जो कंपनी है वो पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की अमवात का सबब बन रही है, जिसका सबूत मैं आपको दिखाऊंगी। एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जो एक वालिद हैं जिनकी बच्ची इस दुनिया से चली गई। 28 दिन की वो बच्ची थी और नेस्ले कंपनी का नाम है। नेस्ले, आप में से बहुत से लोग इसके प्रोडक्ट्स यूज़ करते होंगे। नेस्ले का पानी, नेस्ले का दूध, बहुत कुछ। अब नेस्ले का दूध पीने से उस बच्ची की जान गई है, ऐसा उसके वालिद कह रहे हैं। उनका कहना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बाकायदा लिखा जा चुका है कि मौत की वजह या सबब वो दूध ही बना, और एफआईआर दर्ज करवाए हुए काफ़ी महीने हो चुके हैं, 8 से 9 महीने वो बताते हैं। खुद हम उनके वालिद की तरफ चलते हैं जिनको धमकियाँ भी मिल रही हैं, दबाव भी डाला जा रहा है। ज़ाहिर बात है हमारे यहाँ यही तो एक सिस्टम है, यही तो कल्चर है जिसके बारे में बात होती है कि जो भी पावरफुल होता है, ताकतवर होता है, वो बाकायदा माफिया बन जाता है, माफिया की शक्ल इख्तियार कर लेता है। फिर वो प्रेशराइज़ करता है, अपने खिलाफ आवाज़ उठाने वाले को भी प्रेशराइज़ करता है। लेकिन चूंकि हमारा नाम ही बोल है, हम हमेशा सच की आवाज़ उठाते हैं, बोलते हैं खुल के, क्योंकि बोल के लब आज़ाद है तेरे। और ऐसे नहीं चलेगा। मैं आज हमारे मेहमान हैं उस बच्ची के वालिद उस्मान भट्टी। भट्टी साहब, वार्म वेलकम। आपकी तरफ आना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ ज़रा नाज़रीन को आप शुरू से बताइएगा, जो लोग नहीं जानते इस वाक़ये को, बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ आप मेरे प्रोग्राम के ज़रिए ज़रा बताइएगा कि हुआ क्या और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखा था, डॉक्टर्स का क्या कहना था। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने एक दफ़ा फिर मुझे मौका दिया। मेरी मुसलसल बोल न्यूज़ मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, जैसे कि ये केस उनका अपना पर्सनली हो या उनकी अपनी बच्ची का हो। तो ये मैं बताता हूँ कि 5/7/2018 को बच्ची की डेथ हुई थी लैक्टोजन दूध पीने की वजह से। ठीक। और हमने कोर्ट में एप्लीकेशन दी, कब्र कुशाई कराई, नेस्ले ने उसको चैलेंज किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ गया कि बच्ची के मैदे में पेस्टिसाइड पाया गया। फिर FIR दर्ज हुई। FIR दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। इन्वेस्टिगेशन में भी आ गया कि लैक्टोजन दूध में आया पेस्टिसाइड और फेनोटाइन और भी 2-4 चीज़ें आई। नेस्ले ने उस चीज़ के काफ़ी अगेंस्ट गया कि ये चीज़ें हमारी नहीं। पहले कहते थे पेस्टिसाइड कब्र से निकला है, फिर कहते थे लैक्टोजन में जब वो आ गया तो फिर कहते जी इन्होंने खुद इस डब्बा हमारा है और इन्होंने डब्बे में ये पाउडर मिक्स कर तो ये पेस्टिसाइड बनाकर बच्ची को देकर मारकर, तो बड़ी कंपनी देकर तो हमारे ऊपर ये ब्लेम कर दिया। तो इनका ये मौक़िफ़ था। अब एक FIR दर्ज होती, बच्ची की डेथ होती है 5/7/2018 को, FIR दर्ज होती है 7/4/19 को, 2019 को, 4/7/19 को, यानी कि 8 महीने हो गए और 4 SP बदले गए हैं। इन्वेस्टिगेशन वो भी, और इन्वेस्टिगेशन के आला अफसरान जिन्हें SP कहते हैं, उनसे ये केस का फैसला नहीं हो पा रहा। केस को 3600 दफ़ा सुना गया है, लेकिन उसमें किसी को नामजद नहीं किया गया, किसी को अरेस्ट नहीं किया गया, किसी के खिलाफ छापे नहीं मारे गए। यहाँ तक कि नेस्ले कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर को भी नहीं पकड़ा गया, वो भी आज़ाद घूम रहा है, दुबई में जाके मौजे कर रहा है। ये लोग ये प्रोटोकॉल में आते हैं, शामिल तफ्तीश भी हैं, बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में आते हैं, 2-4 लाइनें बताते हैं और चले जाते हैं। पुलिस उनको कुछ भी नहीं कहती। और SP साहब कभी मेरे घर का पानी, कभी मेरे घर की दाल फोरेंसिक भिजवा देते हैं, कभी मेरे घर का पानी भिजवा देते हैं, कभी मुझे कहते हैं आपने क्यों खरीदा। कभी डॉक्टर ने कहा था कि जी आप लैक्टोजन दूध पिलाएं, माँ के दूध से ज़्यादा बेस्ट है, तो हमने तो बेस्ट समझ के लिया था। मुझे क्या पता था ये जहर है। अब मैं ये कल की बात आपको बताता हूँ कि कल रात 12 बजे के करीब मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आई है, मैंने वो अटेंड नहीं की। उसमें मुझे
वाज़िया का पैगाम दिया गया कि उस्मान भट्टी साहब, अगर आप अपने केस से पीछे नहीं हटते, आपके पास 2 दिन का टाइम है, तो आपको और आपकी फैमिली को मार दिया जाएगा। ये इस केस को प्रेशराइज कर रहे हैं। वो प्रेशर तो पुलिस के ऊपर भी है ना। देखिए कि ठीक है, आपके मोबाइल फोन से स्क्रीनशॉट लिया है, ये मेरे प्रोड्यूसर ने रजा ने चला भी दिया। नाज़रीन, आप विंडो में देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। ये अननोन नंबर से कॉल आई जी, फिर उन्होंने आपको धमकाया। उस्मान धमकाया, और ये पहली बार नहीं है ऐसा। मैं कोर्ट से निकलता हूँ तो मुझे मेरे पीछे बंदे छोड़ दिए जाते हैं। मैं घर से निकलता हूँ तो मेरी लोकेशन ट्रैक की जाती है, मैं कहाँ से बैठता हूँ, कहाँ उतरता हूँ। पिक एंड ड्रॉप लोकेशंस होती हैं इनके पास। उसके अलावा मेरे घर पर फायरिंग की जाती है। वो भी बोल न्यूज़ ने पिछले दिनों उसको भी नशर किया था। इनका फिर एक बार शुक्रिया। ये मैं इनसे इंसाफ मांगता हूँ, ये फायरिंग करते हैं। और हमारी देखें मदीना की, कैसी मदीना की रियासत है, मुझे तो समझ से बाहर है कि एक बाप अपनी बच्ची के लिए 2 साल से इंसाफ मांग रहा है और पुलिस जो है वो मुलजिमों के साथ है, उनसे पुलिस ने इस केस को, कत्ल को ये अपना बिजनेस बना लिया। ये शुक्र अदा करते हैं कि या अल्लाह पाक को ऐसा केस आए, मुद्दई हमारे पीछे जाए और हम कंपनी के पास जाए और हमें पैसा मिले, हमारी रोटियां ताज़ा हों। ये पुलिस को ये काम नहीं करना चाहिए। एक करप्ट निज़ाम है। इसी तरह का एक केस कराची में भी है। हमारे दोस्त हैं शरीफुल्ला भाई, उनके भाई भी एक निजी कंपनी का एक्सपेरिमेंट की वजह से डेथ हो गई थी, उनकी कत्ल हुए थे, वो भी बेचारे रुल रहे हैं। तो मैं बोल को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी आवाज़ भी बने, जैसे बोल मेरी मुसलसल आवाज़ बना हुआ है, वो भी काफ़ी परेशान है। ये देख लें कि हम लोगों ने इंसाफ मांगने के लिए मैंने ट्विटर पे अकाउंट बनाया, मेरे फेसबुक अकाउंट बंद कर दिए, मेरे ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिए। मैंने वहाँ पे एक अकाउंट बनाया जस्टिस फॉर नेस्ले, कि नेस्ले से इंसाफ, मैं इनसे इंसाफ मांगता हूँ। दबाया जा रहा है। आवाज तो आपकी आवाज नहीं कोई दबा सकता, ऐसे नहीं चलेगा। और बोल न्यूज़ पूरी दुनिया देखती है, ठीक है। अच्छा उस्मान, मुझे ये बताइएगा, जब आपको ये धमकियां दी गई, आपने ये अपने फ़ोन के स्क्रीनशॉट्स भेजे मेरी टीम को, हम चला भी रहे हैं, अननोन नंबर से कॉल आई है, आपने इसकी इतला थाने को दी? आपने कहा रात को कॉल आई, आपने आज कांटेक्ट किया, किसी से बताया? मैं बहुत अच्छा सवाल किया। मैं बताता हूँ इस सवाल का जवाब बहुत अच्छा है मेरे पास, कि इस केस की ये इसलिए धमकाया गया कि ताकि इस बंदे का ज़ेन चेंज किया जाए। कभी फायरिंग वाले पर्चे में, कभी अननाउन थ्रेडविंग वाले पर्चे में ये बंदा उलझता रहे और इस केस से जान छूटी रहे। देखिए ये तो एक नॉर्मल सा इशू है कि मुझे धमकियां दी है, फायरिंग से बड़ा इशू नहीं है। फायरिंग का पर्चा हो गया, पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन की? कुछ भी नहीं किया। पर्चा हुआ, पुलिस वालों ने वो कल खारिज कर दिया, अदम पैरवी के, कि बंदा मुद्दई पैरवी नहीं कर रहा। अब ये देखें ना, जिस केस में साबित हो गया कि बच्ची वजिया की डेथ लैक्टोजन दूध से हुई, पुलिस ने उसमें क्या किया है और इस पे वो क्या कर लेंगे? मैं क्यों पुलिस की मदद लूं? आप बताएं मुझे डॉक्टर साहिबा, मैं इनसे कैसे मदद मांगू? ये तो मुझे उलझाने के लिए कर रहे हैं, मुझे तंग करने के लिए। एक मिनट उस्मान, एक मिनट आपने सुना? उस्मान एक मिनट, मैं आपकी तरफ आती हूँ, सॉरी मैं आपकी बात को काट रही हूँ। लम्हा फिक्रिया, एक अलमिया, एक ऐसी सिचुएशन जिसका जिक्र मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में करती हूँ, ये है पुलिस के इदारे पर अवाम का एतमाद। कि उन्होंने कहा कि मैं पुलिस से कैसे रब्ता करूँ, क्यों करूँ? अब मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ उस्मान, मुझे बताइए कि पुलिस वालों का रवैया आपके साथ यानी इतना बुरा रहा, आप ये कह रहे हैं कि वो उनके साथ मिले हुए हैं, ये आपका शक है या आपका यकीन है? बिल्कुल, आप इसे यकीन ही समझे कि 8 महीने हो गए एक पर्चे को। उसकी इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? इन्वेस्टिगेशन एक एसपी लेवल जो सीएसएस के एग्जाम दे के इस पोस्ट पे बैठता है, वो 3 दिन में वो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। 8 महीने लगा दिए, ये 8 महीनों वाला काम है। आप मुझे ये बताएं डॉक्टर साहिबा, मैं कैसे इनके ऊपर शक करूं? ये पैसे का कमाल है, ये पैसा मिल रहा है, डिले कर रहे हैं, कितना बचा लेंगे? और देखिए इस अदालत के अलावा ये कोर्ट तो अदालत में तो केस ही नहीं किया, ये यहाँ का एसपी जज बना हुआ है, जजमेंट खुद कर रहा है, केस को आगे ही नहीं फॉरवर्ड कर रहा। जब आपके घर कितनी बार फायरिंग की गई इस अरसे के दौरान? आपने बताया फायरिंग करके आपको हरासा किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है, डराया जा रहा है। 2 बार, और दोनों बार आप थाने में गए, आपने रिपोर्ट किया? रात 1 बजे मेरे घर पर जी, मैंने दोनों दफा किया, दोनों के पर्चे दर्ज है। और दोनों दफा इनका क्या, इनका आगे से क्या रिएक्शन था? रवैया भी बताइएगा जरा, खुलकर बताइएगा। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या है? बहुत बुरा। आईजी पंजाब, ये सुन ले, ये मदीना की रियासत है, मदीना की रियासत के इमरान खान साहब ने आईजी को अपॉइंट किया है और मैं समझता हूं कि वो कहते हैं कि पुलिस को बदल दिया गया है। आईजी बदलने से कुछ नहीं होता, नीचे वाला सिस्टम बदले। आईजी साहब आप बहुत अच्छे होंगे, लेकिन इस काम में आपका कोई भी बंदा मेरे साथ नहीं है। एक एसपी मेरे केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो सिटीजन पोर्टल पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को वो कह रहा है कि मैंने तफ्तीशी अफसर को हिदायत कर दी है कि केस की रिपोर्ट करे। हालांकि मेरे केस का तो तफ्तीशी खुद एक एसपी है, वो कैसे किसी तफ्तीशी को कह सकता है कि आप मुझे इस रिपोर्ट की करें? ये एक एसपी हमारे पूरे पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को
गलत बयानी कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है, और अगर मैंने उसके खिलाफ सिटीजन पोर्टल पे कंप्लेंट किया तो उसने उल्टा मुझे झाड़ दिया। अच्छा उस्मान, जितना मैं सिचुएशन को समझ पाई हूं, ठीक है, तमाम नाज़रीन नेस्ले कंपनी के ये जो, ठीक है आप बोलिए, मैं चाहती हूँ लोग आपको सुने ताकि आप आवाम से शेयर कर रहे हैं, आला ऐवानों तक आपकी आवाज़ ये देखिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मुखातिब कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मेरा ये दो टोक पैगाम है, आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं पार्टी का ही हूँ और मैंने बड़ी आपकी खातिर ये किया। आपके इलेक्शन जब होने थे इमरान खान साहब, ये आपके लिए एक मेरा वीडियो मैसेज है कि इलेक्शन होने थे, आपके MNA MPs हमारे पास आए थे वोट मांगने के लिए। आज मैं अपनी बच्ची का इंसाफ मांगने जाता हूँ, वो मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट पे लगा देते हैं। ये कहाँ की मदीना की रियासत है? आपके MNA MPO को नहीं पता? 2 साल से आपके NA 131 में ये केस चल रहा है, एक मासूम बच्ची की डेथ हो जाती है, पुलिस को तो छोड़ देना, वो तो दूर की बात है। यहाँ पे एक मैं बात ये लास्ट में ये भी करना चाहता हूँ कि ये नेस्ले कंपनी के जो वकील है ना, माफिया, नेस्ले पाकिस्तान के माफिया ठग्स हैं, ये बदमाश हैं, ये नेस्ले कंपनी का ये केस को ये ख़राब कर रही ताकि ये कल को आसानी से कह सके कि देखें नेस्ले को हमने किस केस से निकाला था। ये केस को ख़राब कर रहे हैं। वकीलों का काम नहीं है थानों में आना, लेकिन इनके वकील, पुलिस बुलाती नहीं इनको, ना डिस्ट्रिक्ट को बुलाती, ना शायद मेरे पास 1 से 1.5 मिनट होगा, मुझे क्लोजिंग की तरफ भी जाना होगा। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि जहाँ तक मुझे समझ आई है, अब आपको धमकियाँ देने पर आ गए, फायरिंग की गई 2 बार इस अरसे के दौरान आपके घर पर, आपने रिपोर्ट किया थाने में जाके, आपने बहुत अच्छा किया, उनका आगे से बिहेवियर था वो भी आपने देखा और आपने खुल के सबको बता दिया। मुझे बताइएगा कि अमूमन ये होता है कि ऐसी सिचुएशन तब आती है डराने की, धमकाने की, जब पहले आपको सेटलमेंट की ऑफर्स आ चुकी हों कि मामला सेटल किया जाए, आपको कोई पेशकश की गई हो, आपको कोई पैसे ऑफर किए गए होंगे, मुंह बंद रखो, पीछे हो जाओ, इस तरह की कोई बात, उसके बाद आपने नहीं सुनी तो अब आपको धमकाने पर आ गए। ऐसा कुछ हुआ कि नेस्ले की जानिब से डायरेक्ट आपको पहले कोई पेशकश की गई हो मामला सेटल करने के लिए? अब नहीं, कुछ अरसा पहले, कुछ महीने पहले? ये सारा जो मामला है ना, 2 साल से मैं इनसे सेटलमेंट नहीं की, तो ये सब कुछ मैं यानी आपको ऑफर की गई, हाँ या ना? तो मेरा ख्याल यहाँ तक नौबत ही नहीं आनी थी। जी बिल्कुल, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, डायरेक्ट कंपनी की जानिब से ऑफर की गई। जब मैंने एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो इनके पास यही हाल है ना, बंदा मरवा दो। कंपनी के किसी नुमाइंदे ने, रिप्रेजेंटेटिव ने आपसे रब्ता किया ऑफर के लिए? ठीक है, केस ही कंपनी के, ठीक है, और आपने नहीं सुनी मेरे तो आपको धमकाना शुरू कर दिया गया। ठीक है, मैं एक्सेप्ट ही नहीं किया इस ऑफर। ठीक है उस्मान, आपकी लास्ट में कमेंट चाहूंगी आप, ठीक है जी, आप क्या कहना चाहते हैं? 30 सेकंड्स है आपके पास, मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इमरान खान नाम की कोई चीज़ है पाकिस्तान में और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम की कोई चीज़ है, तो काइंडली खुदारा ये आपके बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ 2 साल से। मैं अपने बीवी बच्चों को ख़तरे में डाल के गोलियाँ चलवा कर यहाँ तक आकर इंसाफ मांग रहा हूँ। मुझे इंसाफ के अलावा कुछ नहीं चाहिए, और अगर जब तक मेरी सांसें, मरना सब ने है, मैंने भी शायद मर जाना, मुझे कोई कंफर्म नहीं है। 2-4 दिन का इन्होंने अल्टीमेटम दिया, 2 दिन का, कह के 2 दिन में मुझे वो मार सकते हैं। अगर मैं उससे पहले मर गया या अगर मैं बच भी गया, तो जब तक मेरी सांसें चलती रही इंशाल्लाह मैं नेस्ले कंपनी को इसी तरह जलील करता रहूँगा। ये मेरा विजन है। बहुत शुक्रिया उस्मान भट्टी। एक वालिद था, इन गमों को गुस्से की तरफ ना जाइएगा। एक वालिद हैं, इनके शूज़ में जाके देखिए, जिसकी बच्ची 28 दिन की दुनिया से चली गई और इंसाफ के लिए मारा मारा फिर रहा है। पुलिस के रवैया किस तरह का उनके साथ, उन्होंने बताया। उनको सेटलमेंट के लिए ऑफर्स आई इस कंपनी की जानिब से, जो कि बाकायदा माफिया ही लग रही है उस बंदे की बात सुनने के बाद। उसके बाद उसकी सुन नहीं रहा, इंसाफ के लिए वो धक्के खा रहा है, जिसके साथ जुल्म भी हुआ इंसाफ के लिए धक्के भी खा रहा है। फिर वाकई इमरान खान साहब नया पाकिस्तान ही है, इसी को तब्दीली कह दें हम, शायद तब्दीली होगी। डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।